7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। मेरी आज की मेहमान शख्सियत नबीला अरशाद एडवोकेट साहिबा। शहीदों और गाजियों की सरज़मीन से आपका ताल्लुक़। मीरपुर में इस वक्त आप मेरी मेहमान हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की सीनियर नायब सदर भी रहीं, जनरल सेक्रेटरी, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी भी रहीं और भी बहुत से ओहदों के लिए कंटेस्ट करती रहीं। आप पूरे आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन में बहुत ज़्यादा अदब से, एहतराम से देखी जाती हैं। नबीला अरशाद एडवोकेट साहिबा, कुछ अपना तारुफ़ तो करवाएँ। कहाँ से ताल्लुक़ आपका, कहाँ से पढ़ाई की, क्या क्या आपने ज़िंदगी में किया, इसके बाद चलते हैं सियासत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। और मेरा ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट सदनौती का इलाका है मंग नवाब जसी खान से। और मेरी अर्ली स्कूलिंग वहीं से नवाब जसी खान से है। फिर उसके बाद मंग इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया। उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज फलंदरी से किया, LLB फेडरल यूनिवर्सिटी से किया और LLM इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद अब वकालत के पेशे से भी मनसूब हूँ और सियासत से भी। सियासत में आपकी एंट्री कब हुई और क्यों हुई? देखिए, मेरे वालिद साहब चूँकि वो सियासत में थे और वो जब बल्दियाती निज़ाम था इलेक्शन का तो वो उस वक्त चेयरमैन बने, कई दफ़ा जो है वो इलेक्ट होते रहे। लेकिन एक घर का माहौल ऐसा था कि सियासत पैदाइशी तौर पे वो, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर पैदाइशी तौर पे एक पॉलिटिकल जाम्स होते हैं, तो वो मौजूद रहे। और उसके अलावा स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी कुछ हद तक चलती रही। लेकिन LLB 2005 से 2004 से लेके मैंने कंटिन्यूसली जो है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की है। तो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ही को आपने क्यों चुना अपनी सियासत के लिए? शेर के निशान वाली मुस्लिम लीग नून थी, वो तीर के निशान वाली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी मौजूद थी। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी क्यों? जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी इसलिए कि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से मैंने इसको ज्वाइन किया। आप के नज़दीक ये प्रोग्रेस शायद यही होगी कि आप हुकूमत में जाएं, लेकिन एक जो पॉलिटिकल वर्कर होता है उसके नज़दीक जो प्रोग्रेस होती है वो ये है कि आप सियासी अमल के अंदर कोई फ़र्क ला रहे हैं। तो वो मैं ये समझती हूँ कि वो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं ला रही। उसके मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आज़ाद कश्मीर भर में और पाकिस्तान भर में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर जो इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत ही ना होने के बराबर है और वहाँ पे कोई इलेक्शन का रवाज नहीं है। जबकि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी हर 2 साल के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती है और वोट की ताकत से जो कारकुन है वो अपनी क़यादत का इंतखाब करता है। और मुझे जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी में आने से ये फ़र्क रहा कि आपने आज़ाद कश्मीर भी और पाकिस्तान भर की सियासी जो अमल है उसमें एक तो ये था कि जब से मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी में मैं आई तो मैंने जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का इलेक्शन मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल का लड़ा और फिर मैं इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल रही 2 साल के लिए। फिर उसके बाद मैंने प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन लड़ा और ये भी वाहिद पहली दफ़ा था कि किसी भी सियासी पार्टी की मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल है और दूसरा फिर मैं प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन लड़ी। ये भी किसी सियासी जमात में कोई खातून कभी नहीं आई। तो मुझे ये एज़ाज़ हासिल है और मैं इसको ये मोहतरमा नबीला साहिबा, देखिए ये आपके पर्सनल गेम्स हो गए, आपकी पर्सनल CV आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया उस लिहाज से। मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी में ऐसी कौन सी अच्छी बात है कि ये बाकी पार्टियों की निस्बत आपको अपील करती है, एक कॉमन कश्मीरी को अपील करनी चाहिए? मैं आपको उसी तरफ लेके जा रही थी कि जो मेरा पर्सनल गेन है वो मेरा पर्सनल गेन इसलिए मैं उसको, एक तो बिल्कुल ये दुरुस्त है कि मेरा पर्सनल गेन है, लेकिन
वो एक सिंबल है मुझ जैसे उन हज़ारों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले उन उस नौजवान तबके का, जिसका कि कोई बहुत बड़े सरमायादार नहीं है, जो बहुत बड़े किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड का, जिनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उनके वालिदैन नहीं हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक मैसेज था, एक पैगाम मैं समझती हूँ कि ये उन लोगों के लिए एक उनके लिए हौसला है कि वो भी किसी सियासी जमात के अंदर अपने टैलेंट की बुनियाद के ऊपर जा सकते हैं। तो ये वो फ़र्क है बुनियादी तौर पे। बाकी जो जनरली बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जब से बनी है उसके बाद सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब की जो 2 बड़े रिज़ाइन थे, अगर उनका पस मंज़र देखा जाए तो वो नौजवान तबके के लिए था। जब मेरिट के ख़िलाफ़ 487 जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी तो उन अपॉइंटमेंट्स को चैलेंज किया खालिद इब्राहिम साहब ने, लेकिन उनके पास चूँकि सीट एक थी असम्बली में, उन्होंने एहतजाज किया कि उन नौजवानों का, चूँकि असम्बली के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन को रौंद के एक ऐसा सिस्टम लाया जा रहा था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी जी, अमल दरामद कमीशन, और खालिद इब्राहिम साहब को भी, मेरी पार्टी के प्रेसिडेंट को भी ये ऑफ़र की गई कि आप अपने 100 कारकुनान को दें, हम भर्ती करा लें, हम आपके 100 कारकुनान को भर्ती कर लेंगे। लेकिन खालिद इब्राहिम साहब ने इसी अमल को चैलेंज किया कि वो नौजवान जो कि नीलम बैठा हुआ है, जो भिम्बर के किसी दूर दराज इलाके में बैठा हुआ है और उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो मेरा कारकुन नहीं है, वो आपका कारकुन नहीं है, वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, उसकी माँ ने शायद उसका शायद जेवर बेच के अपनी माँ ने उसकी तालीम के लिए लगाया हो और उसने कहा हो कि मेरा बेटा भी कल सरकारी ऑफिसर बने। तो ये उस नौजवान के लिए जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की कुर्बानी थी, जिसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन बहाल हुआ और पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए अपॉइंटमेंट्स अमल में लाई जा रही हैं और आम और गरीब घर के बच्चे भी इस अमल का हिस्सा बनते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर ये हो गया। और दूसरा इस्तीफ़ा इस वजह से हुआ कि जो पाकिस्तान की हुकूमतों की डायरेक्ट आज़ाद कश्मीर के अंदर मुदाखलत होती है, 4 वज़ीर आज़म तब्दील हुए, उन वज़ीर आज़म को तब्दील करने का या उन वज़ीर आज़म का इंतखाब करने का हक़ सिर्फ़ आज़ाद कश्मीर के आवाम को है और आज़ाद कश्मीर के लोगों को है। पाकिस्तान के जो नामज़द, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को नामज़द या तब्दील नहीं कर सकता। तो ये आप देखें कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के माँ सिवाय इसके कि वो इक़्तिदार को इंजॉय करते हैं, लेकिन उन्होंने पब्लिक के लिए कोई फ़र्क मैं नहीं समझती कि उस तरीके से एक डाला हो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं जो आवाम को पता चलनी चाहिए। चलिए देखिए नबीला अरशाद साहिबा, फ़ी ज़माना हम देखते हैं, फ़ी ज़माना जो लोग असूलों की बात करते हैं, असूलों पे अमल करते हैं, ख़ुद भी भूखे मरते हैं, साथ वालों को भी भूखा मारते हैं। आप भी जज बन जाती हैं, कोई अच्छी जगह पे प्लेस हो जाती हैं, क्या किया आपने? मैं नहीं समझती कि कोई भूखा मरता है। जब आप हक पे चलते हैं तो ऐसा कोई आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई भूखा मरा हो। हाँ, खा पी के मरने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है, देखिए खालिद इब्राहिम खान साहब के मुतालिक लोग कहते हैं कि बानी सदर आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार इब्राहिम खान मरहूम गाजी मिल्लत कहा करते थे कि अल्लाह ने मेरे घर में नवाबजादा नसरुल्लाह खान पैदा कर दिया। ये एक सेइंग है जो कि दुरुस्त गलत है। अच्छा। हाँ जी, ये सही बात नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब वाकई असूली सियासत में नवाबजादा नसरुल्लाह खान से कम नहीं है। वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब भी उन्होंने भी दरमियान में इक़्तिदार को एंजॉय किया और खालिद इब्राहिम खान साहब उसूल के ऊपर हज़ारों इक़्तिदार छोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात है कि बीबी शहीद जो थी, बीबी शहीद की गाड़ी की चाबी फेंक दी थी उन्होंने। बीबी शहीद ने जब सुबह से खड़े हुए रावला कोट के लोगों को हाथ लहरा कर उनका जवाब नहीं दिया तो इन्होंने चाबी छोड़ दी वहाँ पे, जबकि ये आइंदा वज़ीर आज़म बन सकते थे आज़ाद कश्मीर के। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और बीबी की चाबी छोड़ने का जो फ़ैसला था सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब का, आपने मुझसे ये सवाल पूछा था तो मैंने प्रोग्रेसिव जब कहा तो ये प्रोग्रेस थी खालिद इब्राहिम खान साहब की उस वक्त, जब करैक्टर की प्रोग्रेस, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी शख्सियत जिनको लोग अपने सर पे बिठा रहे थे और सरदार इब्राहिम साहब उस वक्त के सदर भी थे, लेकिन खालिद इब्राहिम खान साहब ने उन्हें जब मेरी आबाई जगह है मंग के मकाम पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से ये कहा कि ये मंग की जो ख़वातीन हैं इनको हमारे जो यहाँ इस एरिए के जो लोग हैं वो गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन ये
आज सिर्फ आपकी एक झलक देखने के लिए आई हैं और आप निकल के इनसे 2 मिनट के लिए ख़िताब करें। तो मोहतरमा ने कहा कि मेरे शेड्यूल में शामिल नहीं है। तो खालिद इब्राहिम साहब ने कहा कि अगर आप ईंटों के भट्टों के ऊपर काम करने वाली सराय आलमगीर में 2-2 घंटे तक ख़िताब कर सकती हैं, तो मेरी इन बाइज़्ज़त माँओं बहनों बेटियों के साथ आपको 2 मिनट बात करने चाहिए। वो उस चीज़ की कदर मेरे दिल में मौजूद है और उसकी वजह से मैं आज भी खालिद इब्राहिम खान साहब की इस प्रोग्रेस की, इस कैरेक्टर की बहुत हामी हूँ और मैं इस पॉलिटिकल जमात का हिस्सा हूँ और मुझे इसमें वो इज़्ज़त और वो मकाम मिला जो खालिद इब्राहिम खान साहब कहीं दूसरी जगह पे किसी खातून के लिए देखना चाहते हैं। अच्छा, लेट्स से मैं चलें आपके सामने एक मिसाल एक रखता हूँ। कल पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं कि नबीला शाह साहिबा आप बहुत अच्छी हैं, आपने LLM कर रखा है, नैब में जाती हैं केस वहाँ जीत जाती हैं, जिस कोर्ट में जाती हैं आप केस जीत जाती हैं, बहुत लायक हैं, हम आपको जज बनाएंगे जी, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें। तो क्या आप जज बनने के लिए अपनी सियासी वफादारी तब्दील करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक तो मेरा ये बिल्कुल है ही नहीं ज़हनी तौर पे। मैं एक वकील हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इसी प्रोफेशन में आगे बढ़ूँ और जज बनने की वजह से या किसी ज़ाती मफाद के लिए अगर मैंने सियासी वफादारी तब्दील करनी होती तो मुझे माजी में मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी, अब भी मौजूद है, लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं करूँगी जब तक कि कोई उसूली तौर पे मैं कन्विंस्ड हूँ इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ। रावला कोर्ट में जो कि आबाई गद्दी है सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब की, सरदार याकूब साहब जीते, वहाँ पे फरजाना याकूब साहिबा जीती रहीं। इस दफ़ा खालिद इब्राहिम खान साहब ये सीट निकाल के ले गए। लोग कहते हैं कि इसकी वजह मुस्लिम लीग नून के साथ आप लोगों का सियासी इत्तेहाद था, इंतहाबी इत्तेहाद था। आप इत्तफाक करती हैं? देखिए, किसी हद तक लोगों का ये कहना दुरुस्त है कि चूँकि खालिद इब्राहिम साहब 3 दफ़ा हल्का 3 से हार चुके हैं और इस दफ़ा खालिद साहब चौथी दफ़ा वहाँ से जीते हैं, लेकिन खालिद इब्राहिम साहब की जो मेहनत थी उसकी बलबूते के ऊपर ये कहा जा सकता था कि खालिद इब्राहिम साहब बग़ैर किसी अलायंस के हल्का नंबर 3 की सीट जीत सकते थे इस वक्त। लेकिन अब जो वहाँ पे हमें बहुत बड़ा वोट बैंक मिला, हमारे वोट बैंक में इजाफा हुआ, वो जो मार्जिन मिला हमें वो 10,000 की लीड जो हमारी है उसमें नून लीग का हिस्सा है और हम उसको रिकगनाइज़ करते हैं। अच्छा, फरजाना याकूब साहिबा एक प्रोग्रेसिव लेडी, वहाँ पे वो भी पढ़ी लिखी खातून, मिनिस्टर रहीं सोशल वेलफेयर के लिए, वेमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो आखिर क्या ऐसा हुआ कि लोग उनसे कन्विंस्ड ना रह सके और वो इस दफ़ा इलेक्शन लूज़ कर गए? देखिए, सियासत एक बहुत ही बेरहम खेल है और जिस तरह मोहतरमा फरजाना साहिबा सियासत में आई थी, वो सियासत में नहीं बल्कि उन्होंने उनके वालिद साहब जब सदर बने थे तो उसके फौरी तौर पे वो बाहर से बुलाई गई और उन्हें वहाँ पे इलेक्ट करवा लिया गया, बल्कि सेलेक्ट करवा लिया गया उस एकदम से। तो वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं रही, इसलिए उनको शायद मुश्किलात का सामना। ये दुरुस्त बात है कि मोहतरमा फरजाना साहिबा बहुत ही काबिल तरीन और बड़ी बाइज़्ज़त खातून है और हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन चूँकि पॉलिटिकल प्रोसेस एक अलग डिमांड करता है कुछ चीज़ों की जिसमें शायद वो फुलफ़िल नहीं कर सकी और ये हम इस चीज़ के कायल थे कि अगर वो रवायती सियासत ना करें तो वो बहुत आगे जा सकती। अच्छा, 1-2 आखिरी सवालात जो कि 2-3 मिनट बाकी हैं हमारे। रावला कोट, मैंने खुद चूँकि वहाँ पे कुछ अरसा गुजारा, रावला कोट के बारे में और उस पूरी बेल्ट के बारे में मशहूर है कि ये वॉरियर लोग हैं, ये मार्शल रेस है। आपके बहुत लोग फ़ौज में रहे, आपके बहुत लोग ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं, आपके बहुत लोग हुकूमतों का हिस्सा रहे। वहाँ पे अमूमन ख़वातीन में हमने देखा, बच्चियों में, बेटियों में, बहनों में तालीम का तनासुब बेटों की निस्बत बहुत ज़्यादा है और लड़के जो हैं वो नशे में, दीगर चीज़ों में पढ़ते रहे, जिससे हमारी पूरी एक जनरेशन जो है वो ख़राब हुई। ये आखिर ऐसा क्यों हुआ? लड़कियों की 90%, 99% तालीम अच्छी बात, लेकिन लड़के क्यों पीछे रह गए? देखिए, ये बड़ी खूबसूरत आपकी बात है कि कहा जाता है कि किसी मुफक्कर ने ये कहा कि मुझे पढ़ी लिखी माएँ दूँ तो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूँगा। तो सिर्फ एजुकेशन से जो है वो कौमें नहीं बनाई जा सकती, महज सिर्फ एजुकेशन से। ये एक तरबियत का हिस्सा होता है और एक पढ़ी लिखी माँ को अपने बच्चे की या अपनी औलाद की तरबियत जो है बहुत ही मज़बूत बुनियादों पे करनी चाहिए, जिससे आप अच्छी कौम बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं शायद वो नज़रअंदाज किए गए बच्चे, मैं ये नहीं कहती कोई माँ जानबूझ के नज़रअंदाज नहीं करती अपने बच्चे की तरबियत को या तालीम को, लेकिन शायद कहीं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं मौजूद है, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं मौजूद है, जिसकी वजह से एक जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एक ऐसी लॉट थी जिसमें ये रहा, लेकिन अब बहुत ही बहुत बेहतरी आ रही है।
चाहता हूँ, देखिए वही माँ है, उसकी 5 बेटियां हैं तो पांचों मास्टर डिग्री होल्डर हैं, और उसके 2 बेटे हैं तो दोनों जो हैं सदूकी चला रहे हैं। उसकी बड़ी वजह है डिस्क्रिमिनेशन है हमारे यहाँ बेटे और बेटी में। बेटा बाहर है तो वो कुछ भी करता है तो कहा जाता है कि बेटा ठीक है, वो चूँकि बेटा है इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, हाँ ही कैन डू एनीथिंग। और बेटी के ऊपर बहुत तवज्जो दी जाती है कि आप हाँ इज़्ज़त से रहो, पढ़ो लिखो, अच्छी बात करो, अच्छी सोसाइटी में उठो बैठो, अच्छे अमल का हिस्सा बनो। तो ये फ़र्क है। आप अगर बेटे और बेटी के लिए अच्छाई बुराई दोनों बराबर नहीं रखेंगे तो फिर आपको ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह आप सियासत कर रहे हैं, जैसे जमात इस्लामी 70 साल से सियासत कर रही है और असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर 2, 3, 4, 5 सीटें बस, एक आध पीटीआई के साथ मिलके उन्होंने चले गवर्नमेंट एंजॉय कर ली वहाँ पे सूबे सरहद में, केपीके में पहले एमएमए के ज़रिए की थी। आपको कितने 100 साल लगेंगे आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी? देखिए, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जब 1990 में बनी और उसके बाद जो इलेक्शन हुए थे तो हुकूमत जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की थी। जो प्रेसिडेंट थे हुकूमती सबसे बड़ा ओहदा जो था वो बीबी शहीद ने एक्नॉलेज किया सरदार इब्राहिम खान साहब की सर्विसेज को। यहाँ ये ज़्यादती होगी अगर आप ये कहें कि बीबी शहीद ने एक्नॉलेज किया, और बीबी शहीद ने एक गलती की थी चूँकि बानी आज़ाद कश्मीर की बहैसियत प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 23 सीटें जीतने के बावजूद उन्हें नज़रअंदाज करके जब उन्होंने एक दूसरी शख्सियत को प्राइम मिनिस्टर बनाया था तो तभी से इख्तलाफ मोहतरमा के साथ हुआ था, और फिर हमने जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी अलग बनाई थी। और मैं समझती हूँ कि बहुत मेहनत खालिद इब्राहिम खान साहब ने की, उनके साथ लोगों ने की, लेकिन मैं मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का बड़ा शानदार देखती हूँ। और नौजवान जो तबका है मैं ये समझती हूँ कि उसे जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी में उसके लिए बहुत अच्छा मुस्तकबिल है, और आने वाला वक्त जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का होगा, और मैं नहीं समझती कि हमें बहुत ज़्यादा साल या सदियाँ लगेंगी। देखिए मोहतरमा नबीला साहिबा, चेहरे से आप माशाल्लाह बहुत मुदब्बर, बड़ी पढ़ी लिखी, समझदार, बड़ी ठहरी हुई खातून लगती हैं। सवाद आज़म मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 36 सीटों से 3 सीटों 4 सीटों पे बड़ा गर्क कर दिया उनका। आप भी रियासती जमात हैं, दीवाने वाले ख्वाब क्यों देखते हैं आप? यही आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। बीइंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्ट हूँ, और मैं समझती हूँ कि पॉलिटिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर किसी भी वक्त कोई भी हादसा या कोई भी ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जा सकता है कि जो तारीख़ का हिस्सा बनता है। तो जैसे सवाद आज़म 35 सीटों से 3 पे आ गई, तो वहाँ 1 सीट से 49 सीटों तक भी जाया जा सकता है। ये करिश्मा तो हमने देखा था भुट्टो साहब का कि उन्होंने खंबा भी खड़ा किया तो वो भी जिता दिया था। बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि भुट्टो साहब वाला जो दौर था वो शायद इस वक्त से बहुत पहले था। आज तो मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें अब ज़्यादा देर नहीं लगने वाली इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने मोहतरमा नबीला अरशाद साहिबा की बड़ी ही बेटोक बातें, बहुत ही ऐसी बातें कि जिनमें किसी भी किस्म की तसन्नो नहीं है, बनावट नहीं है, दिल से करने वाली बातें सुनी। अगर आपके जहन में मज़ीद कोई सवालात पैदा हुए हैं तो नबीला अरशाद साहिबा के लिए सवालात भेजिए, हम दोबारा इनको ज़हमत देंगे या इनके मेहमान बन जाएंगे, लेकिन आपके सवाल इनके सामने ज़रूर रखेंगे। अगर आप समझते हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, सरदार खालिद इब्राहिम खान, मोहतरमा नबीला अरशाद एडवोकेट साहिबा और ये जितने लोग हैं ये असूली सियासत कर रहे हैं, ये सच्चे लोग हैं, तो इनका साथ दीजिए, बसूरत दीगर सवाल भेजिए ताकि आपको जवाब मिले। आज के प्रोग्राम से जुनेद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़ीमान अल्लाह हाफिज़न, गुड बाय। 7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?